नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है अनिल देवड़ा। स्कूल गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस की बच्चों, ये तीसरी क्लास है। आज की क्लास इस चैप्टर की भी लास्ट क्लास होगी डायमेंशनल एनालिसिस में। अब हम लोग आज की क्लास में क्या सीखेंगे, तो हम लोग ये सीखेंगे कि किस तरीके से हम डायमेंशंस की हेल्प से, यानी हम फिजिकल क्वांटिटीज की हमारे पास क्या होगी, डायमेंशंस होगी, और उन डायमेंशंस और एक रिलेशनशिप की वजह से हम क्या करेंगे, उनके बीच में इक्वेशन फाइंड करेंगे। मतलब कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि उनका फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास में यहां पर जो है, ठीक है, तो यहां पर अब हमारे पास में इसकी एक और एप्लीकेशन क्या है, टू स्टेबलाइज द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। इसका मतलब क्या है कि हम अब डायमेंशंस की हेल्प से क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं। अब फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं, ठीक है, मतलब किस तरीके से, समझिए कि सबसे पहले हम जैसे किसी भी चीज की, किसी भी एक चीज की प्रॉपर्टी को स्टडी करना चाहते हैं। जैसे मैंने एक स्टडी किया है, ठीक है, स्टडी किस तरीके से किया कि हमने कुछ स्टडी करने के लिए एक मोटिव लिया कि हमारे पास में क्या है, एक सिंपल पेंडुलम है। इतनी बात समझ में आई। हमने देखा कि ये सिंपल पेंडुलम है और ये इस तरीके से जब यहां से यहां तक रोटेट हो रहा है तो इसके टाइम पीरियड को हम कितना बोलते हैं, टी। ठीक है, इस डोरी की लेंथ है कितनी, एल, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना है, जी। अब हमने क्या करा, इसके टाइम पीरियड एल, जी और इस बॉब के मास वगैरह, इन सब के बीच में हम क्या करना चाहते हैं, एक रिलेशनशिप फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला बनाना चाहते हैं कि इन सभी के बीच में फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। कुछ प्रैक्टिकल किए, प्रैक्टिकल करने के बाद हम टाइम पीरियड को देखेंगे, इसके टाइम और लेंथ के बीच में। तो हमने बस इतना देखना है, रिलेशनशिप नहीं निकालना है, हमें बस इतना देखना है कि जब हम टाइम की बात करते हैं, ठीक है, तो अगर मैं इसके टाइम पीरियड की बात करता हूं तो क्या इस डोरी की लेंथ बढ़ाने पर इसके टाइम पीरियड पर कोई इफेक्ट होता है, बढ़ता है, कम होता है, सिर्फ हम ये देखना चाहते हैं कि क्या कोई इफेक्ट होता है। तो हमने देखा कि हाँ, इफेक्ट होता है। इसका मतलब एक चीज तो समझ में आ गई कि टाइम पीरियड और लेंथ के बीच में क्या है, इस डोरी के लंबाई के बीच में क्या है, कोई ना कोई रिलेशनशिप है। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, इस अलग अलग प्लेसेस पे पेंडुलम को ले जाते हैं और अलग अलग प्लेसेस पे क्या करते हैं, टाइम पीरियड काउंट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब हमने यहां अर्थ पे इसका टाइम पीरियड काउंट किया तो अलग आया, मून पे ले गए तो इसका टाइम पीरियड अलग आया। इसका मतलब यह भी हम लोगों को समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं टाइम पीरियड इस जी से भी रिलेटेड है। फिर यहां पर हमने जब मास को देखा तो यहां पर क्या करा, इसका मास सबसे पहले 1 kg था, फिर हमने 2 kg लगा दिया, फिर टाइम पीरियड देखा उतने ही आया, 5 kg लगा दिया, फिर टाइम पीरियड देखा उतने ही आया। तो हम लोगों को यह चीज तो समझ में आ गई कि अब इसके मास और इस टाइम के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है। इसका मतलब क्या है कि मास हम यहां पर कम ज्यादा कर रहे हैं तो उसके टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इतनी बात सभी को समझ में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमने हमारे लेबोरेटरी में फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में सिर्फ और सिर्फ रिलेशन जानना है, या सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंस जानना है कि क्या कोई बदल रहा है, क्या एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हमको यह भी नहीं पता लगाना है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या पता करना है कि क्या उनके दोनों के बीच में कोई रिलेशन है। अगर रिलेशन है तो इसका मतलब क्या है कि हम डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से क्या कर सकते हैं, उन दोनों के बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप होगा, यह रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों ये सारी चीजें आप लोगों को काफी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। चलिए अब इसके बारे में अगर हम आगे चर्चा करते हैं, तो इसके बारे में हम आगे बात कर लेते हैं। तो इसको यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास 3 बेसिक इसमें वर्किंग रूल यूज करेंगे हम। तो सबसे पहले देखते हैं इसका वर्किंग रूल क्या है। तो फर्स्ट हमारे पास में इसका वर्किंग रूल क्या आएगा, फर्स्ट वी रिटर्न दी फिजिकल क्वांटिटीज इन टर्म ऑफ दिस पावर्स। यानी हम जो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में जो रिलेशनशिप आएगा या रिलेशनशिप हमको क्वेश्चंस में दिया होगा, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम उनके दोनों के बीच में रिलेशनशिप को उनकी पावर के अकॉर्डिंग जमाएंगे। जैसे जैसे मैं आप लोगों को एक क्वेश्चंस करवाऊंगा, एक नहीं करीब 4-5 क्वेश्चंस करवाऊंगा, 4-5 के क्वेश्चन के बेसिस पे आप लोग इजीली समझ जाओगे कि इसका वर्किंग रूल किस तरीके से अप्लाई करना है। ठीक है, सेकेंड हमारे पास जो वर्किंग रूल है क्या है, राइट द डायमेंशंस ऑफ द ऑल टर्म्स बोथ साइड। यानी हमको उन इक्वेशन में, यानी इक्वल टू के इस तरफ की भी सारी टर्म्स की हम लोगों को क्या लिखना होगा, डायमेंशंस लिखना होगी, और इक्वल टू के यानी लेफ्ट हैंड साइड की भी हम लोगों को डायमेंशंस लिखना है, और राइट हैंड साइड के भी अपने को डायमेंशंस लिखना है। फिर उसके बाद थर्ड रूल हमारे पास में क्या है, कंपेयरिंग द डायमेंशंस ऑफ द बोथ साइड्स इन द इक्वेशन
और हम प्रिंसिपल लगाएंगे किसका, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। किसका यूज करेंगे हम, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आगे की तरफ सॉल्व करेंगे। इतनी बात सभी को समझ में आई, ठीक है। हाँ चलिए, तो सीधी सी बात है, ये आप लोग इसका वर्किंग रूल कब लगाना सीखोगे, जैसे जैसे हम इसमें क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन के साथ में मैं आपको ये वर्किंग रूल बताऊंगा, तब आप लोग इजीली समझ जाओगे। तो चलिए बिना कोई समय गंवाए आते हैं सबसे पहले एग्जांपल पे या सबसे पहले क्वेश्चन पे हम लोग, क्योंकि आप लोगों को ये क्वेश्चन सीखना जरूरी है। एग्जाम्स में भी आप लोगों से पूछे जाते हैं, आईआईटी नीट जैसे एग्जाम्स में भी इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम बिल्कुल लोअर लेवल के क्वेश्चन से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चंस तक जाएंगे। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप वीडियोस पूरा देखिए और साथ ही साथ अपने नोट्स बनाते चलिए। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है कि टाइम पीरियड, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल लिया था, उसी एग्जांपल के बेसिस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले जो मैंने पेंडुलम वाला एग्जांपल लिया था उसी पेंडुलम के बेसिस पे मैंने यहां पर क्वेश्चन भी लिया है। क्या है क्वेश्चन हमारे सामने, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, एक सिंपल पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड है जो डिपेंड ऑन इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा यहां पर समझिएगा कि हमारे पास में एक पेंडुलम है, ठीक है, ये यहां से जब इस तरीके से हिलता है तो इसका टाइम पीरियड t है, और हम लोगों ने ये समझ गए कि टाइम पीरियड इसकी इस इफेक्टिव लेंथ का मतलब इस डोरी की लंबाई l और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब टाइम पीरियड l और g के ऊपर डिपेंड करता है, इनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है। क्या रिलेशनशिप है हमें नहीं पता, और यही रिलेशनशिप हमें फाइंड करना है, यानी डिड्यूस द फॉर्मूला, हमें इसका फॉर्मूला बनाकर बताना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, सबसे पहले सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। किस तरीके से सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले अब उन्हीं जो 3 वर्किंग रूल बताए थे, उन्हीं 3 वर्किंग रूल को इस बार मैं अप्लाई करके इस क्वेश्चन में बताता हूं, ताकि आप लोगों से सारे क्वेश्चंस इजीली हो जाए। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट हमारे पास में वर्किंग रूल क्या है कि फर्स्ट वी राइट द फिजिकल क्वांटिटीज इन टर्म ऑफ दीज पावर्स। इसका मतलब समझिए, हम लोगों को यह चीज तो समझ में आ गया कि टाइम पीरियड जो है वो किसके ऊपर, लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इतनी बात समझ में। लेकिन इनका रिलेशनशिप इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर रिलेशनशिप है, या स्क्वायर इनवर्स लॉ के अकॉर्डिंग ये काम कर रहा है, हमें ये नहीं पता। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसकी पावर हमें नहीं पता कि इनके बीच में एग्जैक्टली रिलेशनशिप क्या है, तो इसकी पावर में कितनी मान लूंगा, a पावर मान लूंगा, ओके। फिर उसके बाद आगे की बात अगर हम करते हैं, g की बात करते हैं, g के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, g की पावर एक्चुअली मुझे नहीं पता, तो इसके लिए मैं क्या मान लूंगा, इसकी पावर भी। इतनी बात समझ में आई। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे पास रिक्वायर्ड रिलेशनशिप होगा, उस रिक्वायर्ड रिलेशनशिप यानी टाइम पीरियड जो है लेंथ की पावर a पर डिपेंड कर रहा है और g की पावर b पर डिपेंड कर रहा है, और हमारा मेन मोटो होगा इस क्वेश्चन में इस a और b की पावर को फाइंड आउट करना, ओके। फिर हम लोग जानते हैं कि जैसे ही प्रोपोर्शनिटी का साइन हटाते हैं, तो प्रोपोर्शनिटी का साइन हटाते कांस्टेंट क्या आता है, तो यहां पर l a g की पावर b। कुछ इस तरीके से हमारे पास यहां पर क्वेश्चन को हमने बना लिया। चलिए तो ये थी हमारी फर्स्ट स्टेप। हम इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसी तरीके से उनके बीच में रिक्वायर्ड रिलेशनशिप में शिप के बाद में, मतलब जो भी फिजिकल क्वांटिटी जिन जिन फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड कर रही हो, उसके पावर लगा के हम क्या करेंगे, उसको इस तरीके से शो करेंगे। अब आगे आने वाले क्वेश्चंस में मैं आप लोगों को ये स्टेप भी नहीं लिखूंगा, सीधे यहां से स्टेप से काम करेंगे, प्रोपोर्शनिटी का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट क्या आएगा, मैं यहां से चलूंगा, ठीक है। चलिए सेकेंड स्टेप हमारे पास में क्या आती है, तो सेकेंड स्टेप आती है कि राइट द डायमेंशंस ऑफ द ऑल टर्म्स बोथ साइड, यानी कि हम लोगों को क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जितनी भी टर्म्स होती है उन सभी की हमको क्या लिखना है, डायमेंशंस लिखना है। तो चलिए इस तरफ क्या है, टाइम, तो टाइम का डायमेंशंस हमारे पास में क्या होता है। तो बच्चों अब एक बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, एक बात का यहां पर ध्यान दीजिएगा कि भले ही फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास टाइम है, लेकिन हमको हमारी जो क्वांटिटीज है यानी उस क्वांटिटी के तीनों डायमेंशंस लिखना है। इट मींस m के बारे में भी बताना है, l के बारे में भी बताना है, टाइम के बारे में भी बताना है। m का मीन है यहां पर मास, l का मतलब लेंथ कितनी बार यूज हो रही है, टाइम कितनी बार यूज हो रहा है। तो जब हम टाइम को शो करते हैं तो हमें मालूम है कि टाइम का यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला या मास तो यहाँ पर है ही नहीं, इसलिए इसकी पावर 0। ओके बच्चों, इतनी बात क्लियर हो रही है, ठीक है। मैं
अब ध्यान से देखिएगा, अब यहां पर अगर हम अगली बात करते हैं तो L भी नहीं है, तो L की पावर भी कितना हो जाएगा 0। टाइम कितनी बार यूज हो रहा है, तो बच्चों टाइम 1 टाइम यूज हो रहा है। तो ये इस तरफ की हमने डायमेंशंस लिख ली। चलिए इस तरफ, अब K तो क्या है कांस्टेंट, तो उसके डायमेंशंस तो हम लिखेंगे ही नहीं। अब यहां पर ये फिर से क्या है, तो ध्यान से देखिएगा L क्या बोल रहा है, तो L है यहां पर इफेक्टिव लेंथ। क्या है बच्चों, लेंथ। जब हम लेंथ की बात करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, तो सीधी सी बात है, फिर से इस लेंथ के अंदर मास नहीं है, L की पावर हम लोग कितना 1, ठीक है, और T भी यूज नहीं हो रहा है, तो T की पावर 0। लेकिन ये लेंथ के बारे में लिखा है और इसकी पूरी पावर हम लोग कितनी लगाएंगे, तो इसकी पावर जो है हमें कितनी दिख रही है, A दिख रही है। ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचेंगे कि सर यहां पर ML को लिखने की जरूरत क्यों है, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि शुरुआत में आप सारी टर्म्स को लिखिए, M के बारे में भी लिखिए, L के बारे में लिखिए, T के बारे में भी लिखिए। जैसे जैसे आप लोगों को प्रैक्टिस होते जाएगी वैसे वैसे आप लोग इसे शॉर्ट तरीके से करते जाइएगा अपने हिसाब से, ठीक है। तो यहां पर अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो सिर्फ लेंथ की डायमेंशंस को लिखा। अब अगली मुझे क्या दिख रही है, G। अब G के डायमेंशंस क्या होती है बच्चों, तो ये आपको पता होना चाहिए। G एक्चुअली क्या है, तो G है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की यूनिट जो होती है बच्चों वो क्या होती है, तो वो होती है, या इसकी हम यूनिट की बात करें तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन को शो करने के लिए मास तो 0 होता है, ठीक है, लेंथ हम एक बार यूज करेंगे और टाइम नीचे है तो वो ऊपर जाकर T की पावर -2। अब ये छोटी छोटी सी चीजें, जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में डायमेंशंस, कुछ चीजों के डायमेंशंस बताए थे, वो डायमेंशंस आपको याद होने चाहिए, ठीक है, या निकालते आना चाहिए। अब इसकी पावर कितनी है, तो ये G के डायमेंशंस लिखे और इसकी पावर B है, तो इस पूरे की भी पावर कितनी हो जाएगी, B। तो ये होगी हमारी हर बार क्या, सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होगी उन सारी फिजिकल क्वांटिटीज के हम क्या करेंगे, डायमेंशंस लिख लेंगे। इतनी बात समझ में आई। अब आइए, अब हमारे पास थर्ड स्टेप्स क्या है, तो हमारे पास में थर्ड स्टेप क्या है कि कंपेयरिंग द डायमेंशंस ऑफ द बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। थोड़ा सा समझिए इसको, हम आगे अब कर लेते हैं। तो यहां पर मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, इधर वाली टर्म को, तो m0 L की पावर 0 T की पावर 1। ओके, यहां तक में कोई कंफ्यूजन। अच्छा, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं, इसको अगर यहां से अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं इस चीज को रफ करता हूं, ठीक है। यहां पर इसका, इसमें क्या होगा, पावर इसके पास जाएगा तो m की पावर तो 0 ही होगी, कोई मीनिंग ही नहीं है यहां पर b का जब इसमें मल्टीप्लीकेशन होगा तो फाइनली हम लोगों को यहां से क्या मिलेगा, m की पावर यहां से भी 0 मिलेगा और यहां से भी 0 मिलेगा। अब आगे करते हैं, लेंथ को देखते हैं, तो इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन होगा तो लेंथ की पावर है। अच्छा, यहां से इसमें भी इसका मल्टीप्लीकेशन होगा तो b, और दोनों मल्टीप्लीकेशन में है तो पावर्स क्या कर देनी है, ऐड कर देनी है। सिंपल मैथमेटिक्स हम यूज कर रहे हैं, ये बात समझ में आई। लेंथ की पावर a और यहां पर लेंथ की पावर कितनी हो जाएगी, b, तो दोनों में a और b आएगा, दोनों को हमने प्लस करके लिख दिया। चलिए इसी तरीके से टाइम को देखते हैं, तो टाइम तो इसके ऊपर यहाँ पर 0 हो जाएगा, कोई मीनिंग ही नहीं, लेकिन टाइम इसके ऊपर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा -2b। ओके, अब हम लोगों को क्या करना है, इनसे रिलेटेड हम लोगों को अब इक्वेशंस बनाना है। देखिए मास यहाँ पर 0, मास यहाँ पर 0, कोई मीनिंग ही नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है हमारे पास इस तरफ, तो L की पावर थी जो a + b, और इधर L की पावर क्या है 0, तो 0 लिख लेना है। ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। सिमिलरली अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, टाइम की पावर -2b था, और यहाँ पर b क्या है, टाइम के पावर, तो इस तरफ कितनी है, पावर 1, तो इस इक्वल टू में हम 1 लिख देंगे, यानी b की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, तो b की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1/2। ये इक्वेशन सेकंड थी, ठीक है। b की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू मैं यहां पुट कर दूंगा तो मेरे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो a की वैल्यू आ जाएगी +1/2। इतनी बात समझ में आई। सिंपल मैथमेटिक्स इसके बाद खेलना है, यानी हम लोगों को क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या करना है, उनकी पावर से इक्वेशंस बना लेनी है, और उन इक्वेशन से जो अननोन वैल्यू या अननोन पावर हमने जो पहले मानी थी a और b के फॉर्म में, उसे हमको वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। इतनी बात समझ में आई।
चलिए अब इसे हम वापस कहां रख सकते हैं, तो इसे वापस हम इक्वेशन फर्स्ट में यहां पर इस वाली वैल्यू में रख सकते हैं। चलिए रखें, ठीक है। तो मैं इसलिए एक काम करता हूं, ये वाली टर्म को मिटा देता हूं और यहां पर आप लोगों को बताता हूं, ठीक है। चलिए समझिएगा, तो यहां पर जैसे ही मैं इस वाले क्वेश्चन में वापस जो हमने शुरुआत में माना था वहां से अगर रखेंगे तो टाइम इज इक्वल टू हमारे पास में क्या हो जाएगा, के। एल की पावर कितनी है बच्चों, तो एल की पावर ए है और ए की वैल्यू हमने कितनी निकाली, और वो निकाली है 1/2। जी की पावर कितनी है, तो जी की पावर है हमारे पास में बी, और बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, दैट इज -1/2। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए अब थोड़ा सा यहां पर और ध्यान दीजिएगा कि के, अब एल की पावर 1/2 का मीनिंग क्या होगा, अंडर रूट एल। अब जी क्या होगा, उसकी पावर माइनस में है तो नीचे आएगा वो, और उसकी भी पावर क्या हो जाएगी, माइनस में, मतलब माइनस में है तो वो डिनोमिनेटर में आएगा, और डिनोमिनेटर में हाफ बनेगा और उसका भी क्या बनेगा, अंडर रूट बन जाएगा। चलिए अब इसको एक साथ अगर मैं मिला के लिख दूं, तो एक साथ मिला के लिख दूंगा तो हम लोग क्या लिख लेंगे, के L/G। इसका मतलब हमारा पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा इज टी टाइम पीरियड इज इक्वल टू के L/G। और हम देखते हैं कि ये फॉर्मूला रियलिटी से मैच कर रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है इस मेथड में। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास ये जो कांस्टेंट के है, इस कांस्टेंट के की वैल्यू क्या होती है ये हमें नहीं पता चल पाता इसमें। तो अब इस कांस्टेंट के की वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, तो ये तो निकाल लिया, ये एक रिलेशनशिप निकाल लिया टाइम एल और जी के बीच में। अब हम क्या करते हैं, हमारे लैब में जाते हैं और लैब में जाने के बाद कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, और उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं, और उस कांस्टेंट की वैल्यू को इस फॉर्मूले में लिख के एक कंप्लीट फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है। तो एक बात तो आप लोगों को समझने वाली बात है कि इस इक्वेशन से या इस वाली चीज से, इस वाली जो मेथड है हमारे पास, इस मेथड से हम जनरली बच्चों क्या नहीं कर सकते हैं, तो हम इसमें कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। उम्मीद है बच्चों ये क्वेश्चन आप लोगों को इजीली समझ में आया होगा। चलिए और थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए हम और क्वेश्चंस कुछ देखते हैं। तो जैसे अगला क्वेश्चन देखिएगा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन न्यू, इसे हम न्यू से रिप्रेजेंट करेंगे और कुछ इस तरीके से लिखेंगे ये, ओके, ठीक है। तो न्यू, अब फिर उसके बाद क्या है, फॉर स्ट्रिंग of a string depends upon its length L, tension T and the mass per unit length M, और deduce the formula। फिर से फॉर्मूला बनाना है। चलिए सबसे पहली बात तो आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, समझ में आना चाहिए सारी चीजें क्या है। सबसे पहली बात तो इस क्वेश्चन को समझिए कि हमारे पास में क्या है कि एक इस तरीके से एक स्ट्रिंग है, एक धागा है, या आप गिटार का एक तार समझ सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ही हम उसको हिलाते हैं, ठीक है, जैसे उसके ऊपर हिलाते हैं तो वाइब्रेशन क्रिएट होता है, तो वही वाइब्रेशन की बात हो रही है न्यू। और वो वाइब्रेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो उस जो हमने गिटार का जो तार लिया है उस तार के लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, तार कितना तना हुआ है, कितना उसके अंदर टेंशन फोर्स है, उस टेंशन फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, और साथ ही साथ में उस तार के मास के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन किस तरीके का मास पर यूनिट लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, और हमें फॉर्मूला बनाना है। इतनी बात सभी को समझ में आई। चलिए तो हम देख सकते हैं, तो इसका मतलब हम सबसे पहले उस फॉर्म में इसको लिख लें, तो क्या लिख सकते हैं कि न्यू, फिर वही मैंने बोला था कि हम प्रोपोर्शनलिटी के बाद डायरेक्ट कांस्टेंट लगाएंगे तो के तो हर बार आएगा। अब ये किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, न्यू, तो न्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेंथ के ऊपर। इसका मतलब लेंथ की पावर है, टेंशन है, अब ये याद रखिएगा ये टेंशन है, इस टी की वाली बात कर रहा हूं ना, ठीक है, कोई टाइम नहीं समझेगा इसको, ये टेंशन है, टेंशन की पावर बी, और पर यूनिट मास m की पावर c, ओके। सारी चीजों को अच्छी तरीके से समझना है आप लोगों को कि किस टर्म में किसका मीनिंग क्या होगा। यहां पर इस टर्म में इस l का मीनिंग है लेंथ, इस t का मीनिंग है टेंशन फोर्स, और इस m का मतलब है मास पर यूनिट लेंथ, ओके। तो ये तो थी हमारी फर्स्ट स्टेप, ठीक है, या इसे हम हर बार की तरह इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। अब सेकंड हमारे पास क्या है कि हमको जितनी भी टर्म्स दिख रही है, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज दिख रही है, उन सारी फिजिकल क्वांटिटीज का हम लोगों को क्या लिख लेना है, तो उसका हम लोगों को डायमेंशंस लिख लेनी है। सबसे पहले चलिए इसके डायमेंशंस, तो फ्रीक्वेंसी के डायमेंशंस एक्चुअली क्या होते हैं, तो ये चीजें थोड़ी सी आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी के हमारे पास डायमेंशंस क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी एक्चुअली क्या होती है, पर सेकेंड में इसको कैलकुलेट करते हैं, किसमें,
पर सेकेंड में, यानी एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशन हो रहे हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड। तो नंबर की तो कोई यूनिट नहीं होती, लेकिन पर सेकेंड आ रहा है, मतलब टाइम की पावर क्या होगी, माइनस। तो इसका मतलब मास यहां पर 0 होगा, एल की पावर 0 होगी, और टाइम पर सेकेंड, इसका मतलब टाइम की पावर -1। के की को तो कोई यूनिट नहीं होती। अब लेंथ के लिए हम लिख सकते हैं m0, l की पावर 1, t की पावर 0, और इस पूरे की पावर a हो जाएगी। इजीली समझ में आ रहा है। अब यहां पर ये चीज समझिएगा, ये चीज यहां पर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझने वाली बात है कि यहां पर क्या है, तो इसे हम टेंशन और साथ ही साथ में इसके पीछे वर्ड जुड़ा ही हुआ रहता है हमेशा, दैट इज फोर्स। यह है टेंशन फोर्स, यानी जब एक डोरी को पकड़ के इस तरीके से तना जाता है, उसके बीच में एक फोर्स लगाया जाता है, तो इसको अगर इस हाथ को मैं ज्यादा खींचूंगा तो ये हाथ पा ये पीछे आ जाएगा। इसका मतलब हम इस हाथ के जरिए इस हाथ पे फोर्स लगा सकते हैं। बीच में माध्यम क्या है हमारे पास, मीडियम क्या है, डोरी, और उस डोरी में जो फोर्स डेवलप होता है उस फोर्स को हम बोलते हैं टेंशन फोर्स। इतनी बात समझ में आई। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है हम लोगों को कि टेंशन ये एक फोर्स है। तो हम लोगों को T की पावर B का मीनिंग यहां पर क्या है कि फोर्स के डायमेंशंस लिखना है, और फोर्स के डायमेंशंस होते हैं बच्चों ml T की पावर -1। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो फोर्स क्या होता है mlt -2, सॉरी पावर -2। ओके, अब इस पूरे की पावर कितनी चल रही है, तो इस पूरे की पावर B चल रही है, इसीलिए समझ में आ रहा है। अब आगे देखते हैं। अब आगे ये m क्या है, तो ये m देखिए बच्चों, क्वेश्चन में साफ तौर पे लिखा है कि ये सिर्फ अकेला मास नहीं है, ये है मास पर यूनिट लेंथ, यानी मास पर यूनिट लेंथ है। इतनी बात समझ में आई, यानी मास की यूनिट तो है ही है, मास एक बार यूज हो रही है, लेकिन लेंथ नीचे से ऊपर जाएगा तो l की पावर -1, और टाइम से कोई रिलेशन नहीं। इतनी बात समझ में आई, और इस पूरे की पावर क्या हो जाएगी, c। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए अब यहां पर देखते जाइएगा, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -1। यहां पर देखिए इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं होगा क्योंकि इसकी पावर 0। अब यहां पर क्या हो जाएगा, तो हम ये लिख सकते हैं m की पावर b, यहां पर क्या लिख सकते हैं, +c। ओके, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन, और मास दोनों मल्टीप्लिकेशन में, तो पावर ऐड हो जाएगी। लेंथ को देखते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसकी पावर a, फिर इसमें करेंगे तो +b, और फिर इसमें करेंगे तो दैट इज -c। ओके, इजीली क्लियर हो रहा है। चलिए फिर टाइम को देखेंगे, तो टाइम यहां पर 0 है, कोई मीनिंग नहीं है। यहां पर t की पावर -2b, और यहां पर भी 0। ओके, अब क्या करना है, तो इन सभी तरफ में मास लेंथ टाइम की पावर को क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे, यानी क्या करेंगे, कंपेयर, ठीक है, कंपेयर दी पावर्स। दोनों तरफ की पावर्स को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए मास में देखेंगे, तो इस तरफ मुझे क्या दिख रहा है, b + c, और इधर कुछ नहीं है, इसका मतलब 0। फिर लेंथ में हम लोगों को क्या दिख रहा है कि a + b - c = फिर से 0। लेकिन टाइम के साथ में क्या दिख रहा है, तो वो दिख रहा है -2b की पावर -1। ओके, अब सीधी सी बात, ये 3 इक्वेशंस हैं, हम लोग 3 इक्वेशंस को सॉल्व करना जानते हैं। तो माइनस से माइनस कैंसिल, और b की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी, तो वो वैल्यू आएगी 1/2। तो ये b की वैल्यू आ गई। अब b की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख देंगे, तो यहां से c की वैल्यू आ जाएगी, और c की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, तो दैट वैल्यू इज -1/2। इजीली यहां पर सभी को समझ में आ रहा होगा, इधर प्लस का उधर जाके माइनस का, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखेंगे हम लोग, तो यहां पर देखेंगे तो b की पावर कितनी है, ठीक है, जैसे इसमें रख लेते हैं इस इक्वेशन में। तो यहां पर b की वैल्यू हम निकाल चुके, तो b इज एक्चुअली 1/2, और यहां पर क्या है, तो ये माइनस और प्लस कितना हो जाएगा, 1/2। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो a की वैल्यू हो जाएगी -1। उम्मीद है बच्चों इतनी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। b की वैल्यू माइनस मतलब 1/2, और इसकी एक माइनस यहाँ है, तो +½ हो जाएगा, और ऐड कर देंगे तो एक्चुअली ये क्या बन जाएगा, 1, और 1 उधर जाके -1। तो ये ABC की वैल्यूज आ गई। अब अगली स्टेप्स में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, तो हर बार की तरह हम अगले स्टेप्स में क्या करेंगे, जो हमने इक्वेशन फर्स्ट मानी थी उसी इक्वेशन में वापस से वैल्यू पुटअप कर देंगे।
तो वैल्यू पुटअप कर देंगे, यानी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू के, तो यहां पर है कांस्टेंट लेंथ। अब एल की पावर कितनी आई है, तो ए की पावर आई है हमारे पास, मतलब ए की वैल्यू आई है हमारे पास -1। टाइम को अगर देखें तो बी, सॉरी ये टेंशन फोर्स है, और बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, तो वो ये हाफ। ओके, फिर मास पर यूनिट लेंथ, सी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, तो वो आई है -1/2। इतनी बात समझ में आई। चलिए अब समझिएगा यहां पर के, ठीक है, और ये इसके है तो इसको इसके डिवाइड में लिख सकता हूं k/l, ये भी रूट में, ठीक है, तो इसका हाफ का मतलब ये रूट, और ये नीचे जाएगा तो इसका मीनिंग भी क्या होगा, तो ये हमारे पास में क्या होगा, बेसिकली बच्चों फॉर्मूला बनेगा। तो हम देख सकते हैं कि हम लोगों को क्या है कि अगर फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में अगर हम लोगों को रिलेशनशिप पता हो, तो उस रिलेशनशिप के बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, एक फॉर्मूला डिड्यूस कर सकते हैं, फॉर्मूले को हम बना सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये बात आप लोगों को मेन समझने वाली थी, ठीक है। लेकिन अब यहां पर थोड़ा सा एक बच्चों एक चीज और ध्यान रखनी है आप लोगों को कि इस मेथड के कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे एक लिमिटेशंस मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि हम एक कांस्टेंट k की वैल्यू इस मेथड से फाइंड नहीं कर सकते। साथ ही साथ में एक और प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि हम इस मेथड को जब तक 3 फिजिकल क्वांटिटीज हैं एक तरफ, ठीक है, टोटल तो फिजिकल क्वांटिटीज हमको 4 दिख रही है, लेकिन एक फिजिकल क्वांटिटी 3 फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है, जब तक हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अगर यहां 4 फिजिकल क्वांटिटीज आ जाती है, इसका मतलब क्या होगा कि ए की पावर ए भी आएगा, बी भी आएगा, सी भी आएगा और डी भी आएगा। यानी हम लोगों के साथ में एक ऐसी इक्वेशंस बनेगी जिसमें 4 अननोन टर्म्स हो जाएंगे, और 4 अननोन टर्म्स हो जाएगी तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं कि उन चारों अननोन को फाइंड नहीं कर सकते। तो ये एक इस मेथड का लिमिटेशन है। इसका मीनिंग क्या है कि हम लोगों को सिर्फ 3 फिजिकल क्वांटिटीज अगर दी होगी क्वेश्चंस में तो हम इस मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन 4 हो जाएगी तब ये मेथड इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। तो ये इसका कुछ लिमिटेशंस भी थे, मैं आप लोगों को आगे स्लाइड में आप लोगों को आएगा, उन लिमिटेशंस के बारे में आप लोगों को और अच्छे से डिटेलिंग में लिखकर बता दूंगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास में अगला क्वेश्चन क्या है कि रेनॉल्ड नंबर आर, अब ध्यान से देखिएगा, रेनॉल्ड नंबर आर डिटरमाइन वेदर और नॉट द फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ पाइप इज स्ट्रीमलाइन और नॉट, ठीक है। दिस कांस्टेंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ वेलोसिटी v, डेंसिटी रो एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, ठीक है। फाइंड दैट आर वेरीज डायरेक्टली एज, ठीक है। साथ ही साथ में देखो एक चीज, अब देखो यहां पर इस लाइन का अलग अपनी तरफ मीनिंग निकलेगा। गिवन दैट आर वेरीज डायरेक्ट एज डायमीटर d ऑफ पाइप, ठीक है। फिर डिराइव फॉर्मूला ऑफ आर यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस के बेसिस पे हम लोगों को रेनॉल्ड नंबर, अब थोड़ा सा समझिए क्या होता है कि जब एक पाइप से पानी निकलता है, तो पाइप से जो पानी निकलता है, तो आपने देखा होगा कि पाइप से जब थोड़ा स्लो पानी निकलता है तो यहां से पूरे पाइप का जो मुंह होता है वो पूरा भर के निकलता है। हम बोल सकते हैं पारदर्शी कांच जैसा पानी हमको गिरते हुए दिखता है कुछ इस तरीके से, ठीक है, बिल्कुल आराम से। तो उस तरीके के फ्लो को हम बोलेंगे, जब पाइप में से पानी बाहर निकल रहा होगा तो उस समय के फ्लो को हम बोलेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो। और जैसे ही पानी अगर बहुत ज्यादा स्पीड से होगा तो पानी यहां से खलबलाता हुआ नहीं निकलेगा, यानी उसके अंदर आपको एयर बबल्स दिखेंगे, और उस एयर बबल्स की वजह से झाग भी दिखेगा, और उस झाग की वजह से आप लोगों को वो पानी की जो धार है वो एकदम सफेद दिखेगी, लेकिन उसके आर पार नहीं देख पाओगे, तो उसको हम बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। अब इसी तरीके से उस पाइप में से निकलते हुए पानी कब स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, कब टर्बुलेंट फ्लो होगा, तो उसके लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रेनॉल्ड। उनने एक्सपेरिमेंट करा था और उस एक्सपेरिमेंट के आधार पे एक नंबर निकाला था कि अगर वो नंबर इतना होगा तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, और नंबर अगर इस लिमिट से ज्यादा हो जाएगा तो वो टर्बुलेंट फ्लो होगा। इसके बारे में हम लोग विस्कोसिटी वाले चैप्टर में या फ्लूइड मैकेनिक्स वाले चैप्टर में हम लोग वहां पर डिटेलिंग में पढ़ना है, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट पड़ी इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अब आगे उसने हम लोगों से क्या बोला है कि ये जो रेनॉल्ड नंबर है वो कुछ चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है? पानी की वेलोसिटी, इसका मतलब पानी में से जो पाइप में से जो पानी आ रहा है उसकी वेलोसिटी क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा।
पानी या कोई भी लिक्विड अगर उसके अंदर से निकल रहा है तो उसकी डेंसिटी क्या है, डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, और साथ ही साथ में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। इतनी बात सभी को समझ में आई? चलिए तो लिखते हैं। तो हम लोग सबसे पहली चीज तो क्या लिखेंगे, हम लोगों को पता है कि रेनॉल्ड नंबर जो है कि किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो सबसे पहली बात तो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो वेलोसिटी की पावर a, डेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो डेंसिटी की पावर b, फिर साथ ही साथ में विस्कोसिटी है दिया है तो विस्कोसिटी की पावर c। लेकिन आगे एक लाइन और दी है, अब ध्यान से देखिए। अब उसने क्या लिखा है, गिवन दैट r वेरीज डायरेक्ट एज डायमीटर d। तो इसका मतलब बोले सर एक और चीज दे दी डायमीटर d, और उस डायमीटर d की पावर हम एक और पावर लगाएंगे। तो इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में आपने लोगों ने सर आपने बताया कि हम तीन ही कांस्टेंट को सॉल्व कर सकते हैं, तो ये तो 4 हो जाएगा। लेकिन बच्चों अब यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पे उसने एक रिलेशनशिप सीधे सीधे उसने हम लोगों को दे के रखा है। उसने क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोल रखा है कि रेनॉल्ड नंबर वेरीज डायरेक्टली, यानी रेनॉल्ड नंबर और डायमेंशन के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है, ऐसा उसने हमको प्रश्न में बोल रखा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकता है, इक्वली आप लोगों को बोल सकता है। इतनी बात समझ में? इसका मतलब उसकी पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब d की पावर 1 होगी। हम लोगों को ये क्वेश्चन में मतलब इस तरीके से जब आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनाया जाएगा तो आप लोगों को वहां ध्यान देना है, ठीक है। आप लोगों से क्वेश्चन में पांच डेफिनेशन में, लेकिन पक्का ये पक्का होगा कि 3 की पावर आप लोगों को पता नहीं होगी, लेकिन जो अगली 2 आएगी उन 2 के बीच में कुछ ऐसा रिलेशनशिप दिया होगा या प्रश्न में ही लिखा होगा जिसे हम आसानी से उनकी पावर 1, 2 के माध्यम से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर यहां पर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ होता, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ होता कि गिवन दैट आर वेरीज, ठीक है, डायरेक्ट एज स्क्वायर ऑफ डायमीटर ऑफ पाइप। अब स्क्वायर का मीनिंग क्या होगा, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे कि d की पावर 2 लिख देते, यानी सीधा सीधा रिलेशनशिप दिया है। इतनी बात समझ में? जबकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ हमको क्या बोला है कि दिस कांस्टेंट इज कॉम्बिनेशन, यानी ये मिलकर बना हुआ किससे, v, यानी यहां पर इनके बारे में कोई रिलेशनशिप नहीं दिया है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर रिलेशनशिप है, नहीं पता है, इसलिए हमने उनकी पावर्स मानी है। तो उम्मीद है बच्चों इस क्वेश्चन का ये मीनिंग आप लोगों को समझ में आया होगा और ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। यहां तक मैं उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये हमारी फर्स्ट मेथड, मतलब ये फर्स्ट स्टेप होती है। सेकंड स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, सभी तरफ के क्या लिखते हैं, डायमेंशंस लिखते हैं। सबसे पहले रेनॉल्ड नंबर के डायमेंशंस लिखेंगे, तो इसके डायमेंशंस m0, l0, टाइम 0। ये कितनों को समझ में आया? क्यों? क्योंकि यहां पर क्या नाम से समझ में आ रहा है, दिस इज रेनॉल्ड नंबर, और नंबर के बारे में अगर हम बात करें तो नंबर की डायमेंशंस क्या होती है, तो नंबर की कोई डायमेंशंस नहीं होती है, यानी उसके पास मास भी नहीं होता, लेंथ भी नहीं होती, टाइम भी नहीं होता। तो m0, l0, t की पावर 0। ओके, कांस्टेंट के लिए तो हम कुछ करते ही नहीं है क्योंकि कांस्टेंट की भी कोई यूनिट नहीं होती। अब डायमेंशंस की बात, ये d की बात करते हैं। तो अब d की पावर, d की अगर मैं बात करूंगा तो d एक्चुअली है क्या, डायामीटर ऑफ पाइप। d क्या है एक्चुअली, पाइप का डायामीटर। डायामीटर यानी पाइप का व्यास है, और उस डायामीटर को एक्चुअली हम लेंथ ही होगा वो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि डायामीटर के अंदर m नहीं है, l एक बार यूज हो रहा है, और टाइम भी नहीं है, और इस पूरे की पावर 1, क्योंकि d की पावर 1 है। इजीली समझ में आए। अब v क्या है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी एक्चुअली क्या होता है, तो वेलोसिटी होता है, या वेलोसिटी के डायमेंशंस होते हैं, तो वो होते हैं m0, ठीक है, l t की पावर -1, यानी मीटर पर सेकेंड में हम उसको मेजर करते हैं, ठीक है। अब ये छोटी छोटी सी चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, तभी आप लोग इस तरीके के मेथड को लगा सकते हो। अब यहाँ पर डेंसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए जैसे डेंसिटी के लिए क्या होता है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, या डेंसिटी रो, तो रो का फॉर्मूला होता है मास अपॉन में वॉल्यूम, यही होता है। मास की यूनिट तो मास का डायमेंशन मास, और वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी L की पावर कितना हो जाएगा 3, और ये ऊपर जाकर ये 1 होगा, है ना, ऊपर जाकर इसकी पावर -3। इसका मतलब हम डेंसिटी के बारे में क्या लिख सकते हैं, मास एक बार और लेंथ की पावर -3 टाइम 0। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। अब ईटा, जैसे अब ईटा आ गया, तो बोले सर इसके बारे में तो हम लोगों को एक्चुअली अभी पता नहीं, वाकई नहीं पता है, ठीक है।
तो अब इनके बारे में हम लोग क्या करें, इसकी डेफिनेशन कैसे, तो आप लोगों के लिए फिर से हम क्या करेंगे, जब इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम 11th क्लास की बुक यूज करके उसमें चार्ट देखेंगे। अब चार्ट देखेंगे, अब फिर कोई बच्चा बोलता है कि सर अगर हमको एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आ जाए, तो सीधी सी बात है, आप लोगों के लिए जब एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आएंगे तब तक आप इस ईटा को पढ़ चुके होंगे और तब तक आप लोग इस ईटा को समझ चुके होंगे। तो इसलिए अभी मैं सीधे सीधे ईटा के लिए आप लोगों के ईटा के जो डायमेंशंस होते हैं, यानी विस्कोसिटी, कांस्टेंट ऑफ विस्कोसिटी के जो डायमेंशंस होते हैं वो सीधे आप लोगों के लिए बता देता हूं। और वो क्या होता है, तो वो ये होता है, ठीक है। इसकी पावर क्या होगी, तो इसकी पावर b, और ईटा के डायमेंशंस क्या हैं, m की पावर 1, l की पावर -1 और t की पावर -1, और इसकी वैल्यू c। ओके, ठीक है, सॉरी, सभी को क्लियरली समझ में आ रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब इसकी क्या करते हैं हम, सीधी सी बात है, इसकी पावर को कंपैरिजन करके कुछ इक्वेशंस बनाते हैं। सबसे पहले m तो यहाँ पर कोई है ही नहीं, m की पावर 0, यहाँ पर भी 0। अब m की पावर यहाँ पर कितना आएगा, तो यहाँ पर एक्चुअली हमारे पास इस तरफ क्या आएगा, m की पावर यहाँ से b मिल जाएगी और m की पावर यहाँ से c मिल जाएगा, यानी b + c आ जाएगा। ओके, फिर उसके बाद लेंथ अगर देखेंगे तो यहाँ लेंथ एक बार यूज हो रही है, देखो, तो ये एक बार l आएगा, यानी 1 आएगा, इसकी पावर 1, ठीक है। फिर यहाँ पर तो ये हो जाएगा +a, ठीक है। फिर यहाँ पर तो ये हो जाएगा -3b। ओके, इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो -3b, और यहाँ से यहाँ तक लेंथ में करेंगे तो दैट इज -c। ओके, फिर टाइम को देखेंगे, यहाँ कोई मतलब नहीं, यहाँ पर अगर देखेंगे तो t की पावर -a, और यहाँ देखेंगे तो t की पावर 0, यहाँ का t देखेंगे तो -c। ओके, और यहाँ एक्चुअली हमारे पास में क्या चल रहा है इस तरफ, तो m0 l0 t की पावर 0। चलिए अब कंपेयर करके इक्वेशंस बना लेते हैं। इनकी पावर को जब हम कंपेयर करेंगे तो m की पावर यहाँ पर क्या है, तो इस तरफ है b + c, और इस तरफ कोई भी नहीं है तो 0। ये एक इक्वेशन बनेगी। एक इक्वेशन हमारे पास में कैसी बनेगी, तो वो बनेगी l + a -3b -c = 0 यहाँ पर। फिर एक इक्वेशन हमारे पास में क्या बनेगी, दैट इक्वेशन -l, ठीक है, -a -c = 0। ओके, इतनी बात समझ में आई। 3 इक्वेशंस है, और 3 इक्वेशंस की हेल्प से हमें क्या करना है, तो हमें इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करने हैं। चलिए कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा अब यहाँ पर हम लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा कोई ऐसी विशेष बात नहीं है इसको सॉल्व करना। इसको हम इक्वेशंस मान लेते हैं, इनको, इन 2 इक्वेशंस को हम क्या कर देते हैं, इन 2 इक्वेशन को बेसिकली ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे तो ये a से a कैंसिल हो जाएगा, यानी 1, b तो यहाँ पर है ही नहीं तो -3b, और ये कितना हो जाएगा, दैट इज -2c = 0। ओके, इसको हम उधर ले जाएंगे, तो इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -3b -2c = -1, माइनस सब इससे एक दूसरे से कैंसिल कर देंगे, तो 3b - 2c = 1 प्लस के एक ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब इस इक्वेशन और ये फर्स्ट इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। हमने 10th में एलिमिनेशन मेथड पढ़ी है, उस एलिमिनेशन मेथड में तो इसमें एक्चुअली मैं 3 का मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं। पहले ये इक्वेशन लिख देता हूं, 3b + 2c = 1, और इसमें 3 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 3b + 3c 0। इजीली समझ में आया ना, 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब इसके साइन चेंज कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, तो ये कैंसिल, यहाँ पर क्या बच जाएगा, -c = 1, यानी c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, -1। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। अब c की वैल्यू एक्चुअली मैं इस इक्वेशन में रख दूंगा तो b की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी +1। ओके, c यहाँ पर -1 है, उस तरफ जाकर +1। अब यहाँ से हम a की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से, ठीक है, ये वाली इक्वेशन से। तो देखिए क्या था हमारे पास, c की वैल्यू आई है हमारे पास में -1, एक्चुअली वो उधर जाकर तो a की वैल्यू हमारे पास फिर से कितनी मिलेगी। देखिए थोड़ा सा समझिए, c की वैल्यू जैसे यहाँ मैं -1 रखूंगा तो इसका माइनस, इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये उधर जाके माइनस बनेगा, फिर a के माइनस से माइनस कैंसिल, इसका मतलब कि a की वैल्यू फिर से हमारे पास a आई, मतलब 1 आ गई। a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, बस हमने आधी जंग तो जीत ली। अब उसके बाद सीधे से उसमें पुट कर देना है। पुट करें तो r इज इक्वल टू k, d की पावर तो 1 है ही है, ठीक है। और जनरली जब किसी की पावर 1 रहती है तो हम उसे बेसिकली लिखते नहीं है।
फिर v की पावर a तो एक्चुअली वो 1 ही है, और फिर रो की पावर b एक्चुअली वो भी 1 है, और ईटा की पावर क्या है, तो यहाँ पर ईटा की पावर जो है वो है -1। अब -1 है तो वो नीचे आएगा, तो इस फॉर्मूले को हम ऐसा लिख सकते हैं k डी वी रो बाय ईटा, ठीक है, और ये एक्चुअली रेनॉल्ड नंबर है। तो ये एक फॉर्मूला बनेगा हमारे पास, यानी रेनॉल्ड नंबर और जितनी भी अपने लोगों को फिजिकल क्वांटिटीज दी है उनके बीच में रिलेशनशिप कुछ इस तरीके से होगा, कुछ ये इक्वेशंस होगी। तो उम्मीद है बच्चों इतनी नई बात आप लोगों को इजीली समझ में आ रही ही होगी, ठीक है। तो काफी अच्छे से आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लिया है मैंने, तो आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, अब हमारे पास में इक्वेशन है x इज इक्वल टू at² प्लस bt², कुछ इस तरीके से इक्वेशन है। अब उसने बोला है वेयर x इज डिस्प्लेसमेंट, x जो है डिस्प्लेसमेंट है एंड t इज टाइम, t टाइम है, x डिस्प्लेसमेंट है। फिर हम लोगों को लिखा है दैट व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ a एंड b, यानी a और b के हम लोगों को डायमेंशंस बताना है, ठीक है। ये a और b के डायमेंशंस कैसे होंगे, तो यहां पर हम यूज करेंगे बच्चों प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन इस टर्म के डायमेंशंस और इस टर्म के डायमेंशन अगर इक्वेशन के फॉर्म में ये लिखा हुआ है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड की सारी टर्म्स और राइट हैंड साइड की सारी टर्म्स, इन सभी के डायमेंशंस क्या होंगे, सेम होंगे। बस यही चीज हम यूज करेंगे। इसका मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट, यानी सबसे पहले इन दोनों को ले लेते हैं, इन दोनों के डायमेंशंस एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है। इसका मतलब x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशंस होंगे m0 l1 और t की पावर 0, यही होंगे ये लेफ्ट हैंड साइड के डिफरेंस। अब ये इसके डायमेंशंस के इक्वल होंगे, इतनी बात समझ में आई, किसके डायमेंशंस के इक्वल, a इंटू टी के। तो अब मैंने क्या लिख दिया, सबसे पहले a और t के डायमेंशंस लिख देते हैं। a के बारे में नहीं पता तो a को a रहने देते हैं, t के डायमेंशंस हम क्या लिखते हैं, तो वो लिख सकते हैं m0 l0 t की पावर माइनस नहीं प्लस है ये, ठीक है। यहां से देख के लिख रहा हूं मैं, क्योंकि t क्या है, टाइम, और टाइम की पावर 2 दिया है, तो यहाँ पर डायमेंशन भी उसके 2 हो जाएगा, ठीक है। बस इनको अब इक्वली कर लेते हैं, तो फाइनली अगर मैं देखूंगा तो यहाँ सिर्फ मुझे l दिख रहा है, यहाँ a दिख रहा है, और यहाँ t की पावर 2 दिख रहा है। सॉरी माइनस पता नहीं क्यों निकल रहा मुझसे, ठीक है। चलिए तो a को इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, l t की पावर -2, मतलब a के डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, तो a के डायमेंशंस हो जाएंगे l t की पावर -2। सिमिलरली हम b के डायमेंशंस निकाल सकते हैं, तो इधर इसके डायमेंशन सेम होंगे, क्योंकि अगर ये टर्म्स के फॉर्म में लिखे हुए तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि लेफ्ट हैंड साइड के सारे टर्म्स और राइट हैंड साइड के सारे टर्म्स के डायमेंशन सेम होंगे, ठीक है। तो इसका डायमेंशन तो हमको पता है सिर्फ l है, ठीक है, b के बारे में कुछ नहीं पता। और यहां पर टाइम, एक्चुअली ये कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप एक काम कीजिए इसकी पावर 3 मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि सेम ही हो जाएगा नहीं तो। अब टाइम की पावर यहाँ पर 3 मान लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, t की पावर 3, और यहाँ से b की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो b क्या हो जाएगा, l t की पावर -3। तो देखा कुछ इस तरीके के भी क्वेश्चंस हम लोगों को आते हैं, बड़े इजीली तरीके से हम लोग इसमें क्या हो सकता है, डायमेंशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल यूज करा, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज किया, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी हम लोगों को पूछा जा सकता है। उसने बोला है कि वेलोसिटी v इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी अपॉन में d प्लस टी, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी सी डी के हमको डायमेंशंस फाइंड करना है। सीधी सी बात है, ये वेलोसिटी है, t यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर से यहाँ पर क्या लगेगा हमारे पास में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसका मतलब इसके डायमेंशंस इसके इक्वल होंगे, इसके डायमेंशंस इसके इक्वल भी होंगे, इसके डायमेंशंस इसके इक्वल भी होंगे, और हमको ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले बात, तो अगर वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी की जो यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब जो इसकी डायमेंशंस होंगे वो l t की पावर -1 होंगे इस तरफ के, और यहाँ पर इसके साथ में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब a, तो सीधे सीधे a की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो a के डायमेंशंस हमारे पास सीधे सीधे क्या हो जाएंगे, l t की पावर -1,
बड़ा इजीली है। चलिए तो पहला ए की वैल्यू तो निकाल ली, अब बी की वैल्यू निकाल के देखते हैं। तो फिर से इसके डायमेंशंस तो है हमारे पास l t की पावर -1, इस तरफ के डायमेंशंस b और यहाँ पर टाइम के डायमेंशंस t होते हैं। अब देखिए यहाँ पर l नहीं है, m नहीं है, इसलिए नहीं लिख रहा हूं। आप चाहो तो शुरुआत में लिख के सवालों को करिए, ठीक है, क्वेश्चंस को करिए। अब ये इधर नीचे जाएगा, तो नीचे जाएगा तो एक्चुअली क्या हो जाएगा, इसकी पावर -1 ऊपर आकर -2, तो क्या हो जाएगा, b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी l t की पावर -2। सीधी सी बात है, ये इजीली हमको b की वैल्यू मिल गई। अब आगे वाली टर्म कैसे करें, ये हम लोगों को यहाँ पर अब एक कंफ्यूजन क्रिएट होने लगा कि इसको किस तरीके से हम सॉल्व करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो सर इन दोनों के बीच में एक ही वेरिएबल था तो इजीली निकल गया, इन दोनों के बीच में भी एक ही वेरिएबल था, लेकिन जब इन दोनों को अगर मैं यूज करूंगा तो मेरे पास में प्रॉब्लम क्या है कि सर सी ऊपर c की वैल्यू भी निकालना है, नीचे d की वैल्यू भी निकालना है। अगर हम इस तरीके से करें तो हम लोग नहीं पहुंच सकते हमारे आंसर तक। तो इसको किस तरीके से किया जाएगा, तो इसके बारे में बड़ा अच्छा सा है, हमें बिल्कुल हमारा जो बेसिक नॉलेज है डायमेंशंस का, उस डायमेंशंस के बेसिक नॉलेज को हम यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? सबसे पहली बात तो हम लोग एक चीज जानते हैं, एक चीज हम लोगों को क्या पता है कि हमेशा सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी ही आपस में क्या होती है, ऐड होती है। इतनी बात समझ में? इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने 2 मीटर लिखा और उसको मैं 2 सेकेंड से ऐड नहीं कर सकता, ये दोनों कभी ऐड नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि एक की यूनिट मीटर है, इसका मतलब इसकी डायमेंशंस लेंथ है और इसके डायमेंशंस टाइम है। दो अलग अलग डायमेंशंस वाली फिजिकल क्वांटिटी ऐड नहीं हो सकती। इतनी बात समझ में? इसका मतलब इसका एडिशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसका मतलब हम लोग ये समझ सकते हैं कि मैं इसको ऐड कर सकता हूं कि 2 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड इसको ऐड कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि आप बोलोगे सर इसका भी डायमेंशन और इसके भी डायमेंशन कैसे सेम, तो सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा यहां पर भी कुछ इसी तरीके से हो रहा है। तो यहां पर अगर आप डिनोमिनेटर में देखोगे तो डिनोमिनेटर में देखोगे तो 2 फिजिकल क्वांटिटी ऐड हो रही है, और ऐड सिर्फ एक ही कंडीशन पे हो सकती है जब दोनों के डायमेंशन सेम हो। अब हमको ये पता चल गया कि सर इसका डायमेंशन वही होगा जो इसका होगा। क्यों ऐसा पता चला? क्यों? क्योंकि हमको मालूम है दोनों के डायमेंशंस कैसे होंगे, अगर प्लस है यानी 2 डायमेंशन जब सेम होते हैं तभी उनके बीच में प्लस हो सकता है, या वह सभी जब भी उनके बीच में माइनस हो सकता है। तो इसका मतलब हम पड़ोसी के डायमेंशंस को जान जाएं तो इसका d का डायमेंशन मिल जाएगा, और पड़ोस में हम लोगों को एक्चुअली क्या लिखा है, t लिखा है, t मतलब टाइम, यानी इसका जो डायमेंशन है वो टाइम है, तो d का डायमेंशन भी टाइम होगा। यानी d की वैल्यू हम लोगों ने सीधे सीधे से क्या निकाल ली कि d का डायमेंशन क्या होगा, टाइम होगा। समझ में आया? कितना अच्छा तरीका है, आई बात समझ में? चलिए अब नीचे का तो पता चल गया कि नीचे का ओवरऑल जो डायमेंशन है इसका भी डायमेंशन t, इसका भी डायमेंशन t, यानी नीचे डिनोमिनेटर के डायमेंशन तो t हो गई। अब फिर से आगे सॉल्व करते हैं। तो v के डायमेंशन l t की पावर -1, c की वैल्यू एक्चुअली हमें नहीं पता, c के डायमेंशन नहीं पता, लेकिन नीचे के डायमेंशन अब पता चल चुका हम लोगों को कि टाइम है। इतनी बात समझ में आई? यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? और एक्चुअली डायमेंशंस को आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा कि हम इस तरीके से बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे, ओके, ध्यान दीजिएगा, है ना। ये चीज थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, बस इतनी सी। अब c के डायमेंशंस हम निकाल सकते हैं, ये इधर जाएगा, तो समझ पा रहे हो कि टाइम की पावर 1 और इससे कैंसल, यानी c के जो डायमेंशंस हमारे पास में आएंगे वो डायमेंशंस क्या होंगे, l, ओके। यहां पर क्या हो जाएगा, t की पावर यहां पर 0 बनेगी और उसका मीनिंग आप समझ सकते हो 1 होगा, या चाहो तो इसको साथ इसके सारे आंसर्स के साथ आप m l t तीनों के फॉर्म में इसके आंसर दे सकते हो। तो देखा हमने a b c d चारों के क्या हो गए, 4 फिजिकल मतलब 4 अननोन्स थे और यहां पर उसको फाइंड आउट करा। तो उम्मीद है बच्चों ये धीरे धीरे आप लोगों को सारे क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे। कोई साइंस ट्रिक मतलब रॉकेट साइंस नहीं है इन क्वेश्चंस को करने के लिए, ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है प्लस प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हमारे पास क्या लिखा है, इफ फोर्स F, ठीक है, इफ फोर्स F, वेलोसिटी V एंड T आर फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ वर्क। अब एक्चुअली यहां पर T क्या है,
ठीक है। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये टी यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात ये थी, ठीक है, कि मिस प्रिंट हो गया या लिखने में कुछ चीज मिस हो गई। टी यहाँ पर एक्चुअली बच्चों टाइम है। अब हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर से तो समझिएगा क्या है कि हमको फॉर्मूला बनाना है वर्क का। अब वर्क किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो फोर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, टी मतलब टाइम के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। तो इन फंडामेंटल क्वांटिटीज के फॉर्म में हमको क्या करना है, वर्क का फॉर्मूला बनाना है। चलिए करते हैं। तो एक चीज तो हम समझ गए कि सर वर्क यानी W, जो वर्क है वो K तो कांस्टेंट होता है किसके, फोर्स, वेलोसिटी और टाइम। तो फोर्स की पावर A, वेलोसिटी की पावर B और टाइम की पावर C। सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब हमको वर्क के डायमेंशंस पता होना चाहिए। तो वर्क का डायमेंशन होता है बच्चों, बेसिकली वर्क का डायमेंशन क्या होता है, ठीक है। तो ये चीज समझिएगा, वर्क एक्चुअली क्या होता है, तो वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स की मैं लास्ट क्लास में या फिजिकल मतलब आप लोगों को बोले ये कि फोर्स के बारे में हमेशा याद रखिए। तो इसका पावर होती है, मतलब इसके डायमेंशंस होते हैं mLT-2 और डिस्प्लेसमेंट फिर से एक और बार L, यानी क्या हो जाएगा इसके डायमेंशन, तो इसके डायमेंशन हो जाएंगे mL² T⁻²। ठीक है। तो वर्क के हमारे पास डायमेंशंस क्या हो जाएंगे बच्चों, तो वो हो जाएंगे mL² T⁻²। के तो कोई डायमेंशंस नहीं होते, ठीक है, तो ये डायमेंशन लेस है, इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम देखेंगे फोर्स के डायमेंशंस। तो फोर्स के डायमेंशंस क्या होते हैं, तो वो होते हैं mLT-2, ठीक है, इसकी पावर A। वेलोसिटी क्या होती है, तो वेलोसिटी होती है बच्चों मीटर पर सेकेंड, यानी लेंथ T⁻⁻1 की पावर B, और T तो एक्चुअली T है, तो T की पावर C, m0 L0, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करते हैं, हम इक्वेशंस बनाते हैं कुछ कंपैरिजन वाला। तो ये टर्म्स तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं mL² T⁻⁻2। यहाँ पर m की पावर कितना बनेगा, तो m की पावर a बनेगा। यहाँ m है नहीं, वहाँ m है नहीं, चलने करने की कोई जरूरत नहीं। फिर l को देखेंगे तो l की पावर यहाँ कितना बन जाएगा a, यहाँ भी l है तो प्लस b, यहाँ l है नहीं है। फिर टाइम को देखेंगे तो यहाँ टाइम की पावर -2 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा -b, टाइम यहाँ भी है और यहाँ प्लस c। ओके, अब क्या करेंगे, इनकी पावर्स को कंपेयर कर लेते हैं। तो सीधे सीधे मेरे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इधर 1 है तो a की वैल्यू 1, ठीक है। फिर a प्लस b, यानी a प्लस b किसके इक्वल मिलेगा, 2 के इक्वल। a की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1। समझ में आ रहा है, 1 उधर जाके माइनस का, तो -1 आ जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा। चलिए अब यहां पर देखते हैं, तो माइनस का 2a माइनस b प्लस c इज इक्वल टू -2। ओके, चलिए a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो a की वैल्यू हमारे पास 2, b की वैल्यू है -1, c की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास दैट इज -3 प्लस c इज इक्वल टू -2। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इसको अगर उधर ले जाएंगे हम तो c की वैल्यू +1 में आएगी। ओके, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, सभी की वैल्यू 1 1 है। इसका मतलब इसको हम इस इक्वेशन में रख सकते हैं। तो वर्क इज इक्वल टू k, f की पावर 1, v की पावर 1 और t मतलब टाइम है, तो इसको स्मॉल t यूज कर लेता हूं मैं। तो ये फॉर्मूला बनेगा हमारे पास में। इतनी बात सभी को समझ में आई। तो ये चीज हम लोगों को यहाँ पर क्या हो रहा है कि किस तरीके से हम डायमेंशंस के बेसिस पे क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मूला डिड्यूस कर सकते हैं, फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है, उनके बीच में रिलेशनशिप भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इस मेथड के कुछ रिलेशनशिप्स कुछ लिमिटेशंस है, और उन लिमिटेशंस के लिए मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस भी बताए हैं, ठीक है, और उन क्वेश्चंस कुछ क्वेश्चंस बताए, साथ ही साथ में क्वेश्चन के साथ में मैं आप लोगों को बता देते गया कि क्या लिमिटेशंस है। अब उन सारे अगले स्लाइड में हम उन लिमिटेशंस को जान लेते हैं। चलिए क्या लिमिटेशन है, तो 3 लिमिटेशन है इस मेथड के। तो द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट डज नॉट फाइंड, यानी इसमें हम जो कांस्टेंट k लिखते हैं ना हर बार, उस k की वैल्यू हम सीधे सीधे नहीं निकाल सकते इस मेथड के जरिए, ठीक है। सेकंड क्या है,
दिस मेथड लिमिटेड फॉर 3 फिजिकल क्वांटिटीज। हम सिर्फ 3 फिजिकल क्वांटिटीज को ही हम इसमें क्या कर सकते हैं, उनके रिलेशनशिप को फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने एक बताया था, एक रेनॉल्ड नंबर वाला, उसमें एक और एक्स्ट्रा फिजिकल क्वांटिटी आ गई थी, लेकिन उसका रिलेशनशिप उसमें क्वेश्चन में हम लोगों को सीधे सीधे दे दिया गया था। ठीक है, तो हम 3 यानी ए बी सी 3 अननोन नंबर तक क्या कर सकते हैं, हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं। इससे ज्यादा अगर फिजिकल क्वांटिटीज होगी तो ये मेथड काम नहीं करेगी। अगली बात देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, दिस मेथड लिमिटेड ओनली सिंगल टर्म इक्वेशन। अब सिंगल टर्म इक्वेशन का मतलब समझिए, जैसे अगर मेरे पास में एक चीज ये दे दी, जैसे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये चीज दिया, तो इस तरीके की इक्वेशंस में जैसे हमने इसके क्वेश्चंस करे हैं कि ए टी, लेकिन यहां पर देखिए ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज है, ये भी फिजिकल क्वांटिटीज है, वेलोसिटी टाइम भी फिजिकल क्वांटिटी, एक्सेलरेशन ये टाइम। अब इनके बीच में बोले सर इस तरीके का रिलेशनशिप क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। हम इसमें सिंगल टर्म वाली, इसका मतलब क्या है कि जब हम फिजिकल क्वांटिटीज को प्लस या माइनस वाला इससे फॉर्मूला नहीं बना सकते। ठीक है, जैसे हमने पेंडुलम वाला देखा था, तो पेंडुलम के केसेस में हम लोगों ने जो टाइम पीरियड देखा था वो क्या देखा था कि L/G, तो ये वाली चीज, यानी हम सीधे सीधे कि इस इधर भी एक टर्म हो इक्वल टू के इस तरफ भी एक ही सिंगल टर्म हो, इतनी बात समझ में। अगर प्लस या माइनस करके दूसरी टर्म होगी तो ये मेथड यहां पर काम नहीं करेगी। तो ये मेथड सिंगल टर्म के लिए काम करती है, डबल टर्म आ जाती है तो ये मेथड का हम यूज नहीं कर सकते। तो ये कुछ इसके लिमिटेशन थे। उम्मीद है बच्चों इतनी बात आप सभी लोगों को समझ में आई होगी, आज का लेक्चर भी आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज की क्लास हम लोगों की यहाँ पर समाप्त होती है डायमेंशंस एनालिसिस की, साथ ही साथ आप लोगों के लिए चैप्टर भी फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के लिए मिलूंगा 1 डायमेंशनल मोशन को लेकर। ठीक है, तो एक विमीय गति को लेकर हम मिलेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा और आप लोगों को ये चैप्टर यूनिट और मेजरमेंट काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज 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 आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ में वीडियो की लिंक अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना न भूलें। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।